अस्सलामुअलैकुम उमर एकेडमी में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको कंप्यूटर की न्यू बुक का जो बोर्ड ऑफिस ने मॉडल पेपर इशू किया है, आज हम उसका सॉल्यूशन और उसकी तमाम टेक्निकल डिटेल्स आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो मॉडल पेपर बोर्ड ऑफिस ने इशू किया है इस साल के लिए, वो ना सिर्फ 2021 के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि आने वाले जो एग्ज़ाम्स होंगे वो भी इसी पैटर्न के मुताबिक कंडक्ट किए जाएंगे। तो इसका आज हम सारी टेक्निकल डिटेल्स आपको एक्सप्लेन करेंगे कि पेपर में किस तरह से उन्होंने तब्दीलियाँ की हैं, क्या मॉडिफिकेशंस की हैं और आपने किस तरीके से पेपर के लिए एग्ज़ाम्स के लिए ख़ुद को तैयार करना है। तो उससे पहले कि हम आपको ये सॉल्यूशन एक्सप्लेन करें, आप बराए मेहरबानी हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इंशाल्लाह आगे भी मिलती रहें। तो अब बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ज़रा थोड़ा पेपर के पैटर्न के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। पेपर जो होगा, जो कि कंप्यूटर का 9th क्लास में भी होगा और मैट्रिक क्लास में भी होगा। तो पेपर जो है इन्होंने 2 हिस्सों में स्प्लिट कर दिया है। इस साल की बुक तो इन्होंने लॉन्च कर दी है, अगले साल की अभी तक लॉन्च नहीं करी है कि मैट्रिक में क्या बुक होगी। इस साल की बुक के मुताबिक आपका जो पेपर है वो 75 मार्क्स का है और इस 75 मार्क्स के पेपर को थ्योरी और प्रैक्टिकल में स्प्लिट किया गया है। जो थ्योरी का सेक्शन है वो 3 घंटे के लिए होगा और उसमें 60 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। थ्योरी के पेपर के अंदर आपके पास 3 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए एस यूजुअल ऑब्जेक्टिव्स का होगा, पर ऑब्जेक्टिव्स की तादाद काफ़ी कम है, सिर्फ 12 आपको MCQ सॉल्व करने होंगे और उसके लिए आपके पास 30 मिनट्स का काफ़ी लंबा टाइम है। इसके बाद बी और सी सेक्शन के लिए आपके पास 2.5 घंटा मौजूद होगा और बी सेक्शन में आपको 10 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स अटैम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 15 और 3 मार्क्स का एक इंडिविजुअल क्वेश्चन होगा, टोटल 30 मार्क्स होंगे। इसी तरीके से सी सेक्शन में भी आपको सिर्फ जो है 3 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करने हैं आउट ऑफ 5 और ये 18 मार्क्स का होगा। इसका मतलब इंडिविजुअल क्वेश्चन के मार्क्स होंगे 6। तो इस तरह से ये कुल मिलाकर के तीनों सेक्शन के मार्क्स जो हैं वो टोटल 60 हो जाएंगे। प्रैक्टिकल के मार्क्स, पहले कंप्यूटर के स्टूडेंट्स को एडवांटेज था कि 25 मार्क्स के सिर्फ प्रैक्टिकल हुआ करते थे, वो भी इजी पीजी से। लेकिन इस साल से जो प्रैक्टिकल्स हैं उनके मार्क्स रिड्यूस कर दिए गए हैं, वो 15 मार्क्स के होंगे जैसे बायो वालों के होते हैं। तो इस तरह से आपका पेपर भी कुल मिला के 75 मार्क्स का होगा। 75 इस साल और 75 मार्क्स का इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर होगा। तो अब बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। ये मॉडल पेपर इस साल के स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पर 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है इस दफ़ा कोरोना की वजह से काफ़ी सिलेबस में रिडक्शन भी हुई है। तो ये मॉडल पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं ख़ास तौर पे, तो वो कुछ सोच समझ के दिए गए हैं ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो आगे पेपर ईजिली अटैम्प्ट कर सकें। इस सेक्शन पे आपको फोकस करना है, किस तरह से प्रिपेयर करना है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने कंप्लीट विदाउट चॉइस सारे पेपर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व किया है और किस तरह से आपने सॉल्व करना है ये भी आज इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा। तो ये समझ लें कि ये मॉडल पेपर नहीं, बल्कि ये आपके इसलिए इस साल के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो एक इम्पॉर्टेंट गैस पेपर भी है। तो सबसे पहले MCQs देखते हैं इनके। सबसे पहला MCQs जो है वो कहता है कि ऐसा पर्सन जो कि डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करके डेवलप करता है प्रोग्राम, उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहते हैं। बाकी सारे जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए, वेब डिज़ाइनर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और ग्राफिक डिज़ाइनर, ये सारे एंड यूज़र्स कहलाते हैं, क्योंकि ये बने बनाए किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं। सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग, कोडिंग, डिज़ाइनिंग नहीं करते। वो डिज़ाइनिंग का काम सारा का सारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर करता है, बाकी ये सारे एंड यूज़र्स होते हैं। इसी तरीके से अगला हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव्स है वो कहता है कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की क्वालिटीज़ को मर्ज करते हैं तो कौन सा कंप्यूटर फॉर्म होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है हाइब्रिड कंप्यूटर, क्योंकि आपको पता है ये वो कंप्यूटर होता है जो कि एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ रखता है और दोनों सिग्नल्स को प्रोसेस कर सकता है। थर्ड MCQs में हमसे कहा है कि द डिवाइसेस विच आर यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन कंप्यूटर सिस्टम, कि इनमें से कौन से डिवाइसेस हैं जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। बसेस करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, हालांकि कम्युनिकेशन तो बसेस के ज़रिए भी होती है, लेकिन बसेस कोई डिवाइस नहीं है। बसेस सिर्फ और सिर्फ वायर्स के सेट को कहते हैं। वो वायर्स जो 2 टर्मिनल्स को या 2 डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं तो बसेस होते हैं। तो ये डिवाइसेस नहीं है। कीबोर्ड माउस डिवाइस है, मगर ये कम्युनिकेशन में यूज़ नहीं होते। तो मॉडेम एक ऐसा डिवाइस है जो कि कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज़ होता है। फिर फोर्थ ऑप्शन हमसे कहता है कि इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड इन ग्रुप्स, कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें हम जॉब्स को यानी जो भी प्रोसेसिंग है उनको ग्रुप्स में करते हैं। तो वो जो ग्रुप्स होते हैं उनको बैच प्रोसेसिंग के ज़रिए प्रोसेस किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। उसके बाद हमसे नंबर 5th MCQs में कहता है दिस फंक्शन इज़ यूज टू रीअरेंज डाटा अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक क्राइटेरिया, कि इस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं हम डाटा की रीअरेंजमेंट के लिए अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक क्राइटेरिया। ये ज़रा थोड़ा टेक्निकल है,
क्योंकि इसमें बहुत से बच्चों को लगेगा शायद फ़िल्टरिंग और ऑर्गेनाइजिंग इसका करेक्ट आंसर है, जबकि करेक्ट आंसर जो है वो है सॉर्टिंग। क्योंकि देखिए फ़िल्टर से हम डाटा को रीअरेंज नहीं करते, फ़िल्टर छनने का काम करता है, वो छान देता है, कुछ वैल्यूज़ को होल्ड कर लेगा, बाकी वैल्यूज़ डिस्प्ले करेगा, तो इसे रीअरेंजमेंट नहीं कहते। इसी तरह ऑर्गेनाइजिंग जो होती है वो किसी भी डाटा को जब आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो उसको जिस तरतीब में लिख रहे होते हैं वो ऑर्गेनाइजिंग कहलाती है। ग्रुपिंग भी किसी ना किसी टॉपिक या सब्जेक्ट वाइज होती है कि भाई डाटा को इस तरह से आपने ग्रुप कर दिया। पर जो सॉर्टिंग होती है वो होती है रीअरेंजमेंट ऑफ डाटा, कि कोई भी डाटा जो ऑलरेडी ग्रुप या ऑर्गेनाइज्ड हुआ है उसकी तरतीब बदलने को सॉर्टिंग कहते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। इसी तरह नंबर 6 MCQ तो बहुत ही सिंपल है, कह रहे हैं कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को क्या कहते हैं? हम उसको डाटा कहते हैं, कि कोई भी इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर प्रोसेसिंग ना की गई हो, जो बिल्कुल रफ हो, जिसको हमें इस्तेमाल करके आगे प्रोसेस करना हो, तो वो डाटा कहलाता है। नंबर 7 MCQs कहता है कि फिजिकल और लॉजिकल एड्रेसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? हमने पढ़ा था इस चैप्टर में कि फिजिकल और लॉजिकल एड्रेसेस जो होते हैं वो दोनों एड्रेसेस डिफरेंट होते हैं। एक एड्रेस जो होता है वो आपके नेटवर्क एड्रेस होता है, और एक एड्रेस जो होता है वो आपके कंप्यूटर के NIC कार्ड का एड्रेस होता है, जिसको मैक एड्रेस भी कहते हैं। तो दोनों एड्रेसेस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। नंबर 8 में कहता है द नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड इन एन IP4 एड्रेसेस, कि IP4 एड्रेस कितने बिट्स यूज़ करता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 32 बिट, क्योंकि तमाम IP4 एड्रेसेस जो होते हैं वो 32 बिट्स के सिग्नल्स होते हैं। फिर उसके बाद 9th में कहता है सॉफ्टवेयर आर मोस्टली प्रोटेक्टेड अंडर, कि सॉफ्टवेयर्स को आप किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, इनमें से कौन सी आप जो है वो प्रोटेक्शन स्कीम यूज़ करते हैं? तो सॉफ्टवेयर जितने भी होते हैं उनकी प्रोटेक्शन जो होती है वो कॉपीराइट के अंदर में आती है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, कि जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो कानूनी तौर पे कॉपीराइट्स कहलाते हैं, और कॉपीराइट्स के तहत उनकी प्रोटेक्शन होती है। अगर आप उनको गलत यूज़ करेंगे तो कॉपीराइट के कानून के तहत आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इसके बाद नंबर 10 ऑब्जेक्टिव कहता है क्लिक दिस लिंक एंड विन 5 वाउचर्स एट मैकडोनल्ड्स। क्या बात है, ये न्यू ईयर ऑफर आई है आपके लिए। तो इस किस्म की कोई ऑफर अगर आपको रिसीव हो तो ये किस किस्म की एग्जाम्पल है? मैकडोनल्ड्स वालों ने ऐसी कोई ऑफिशियल जो है अनाउंस नहीं की, एडवर्टीजमेंट नहीं की, और ख़ाली आप कोई ऐसे अनोखे नहीं है कि आपके पास ऐसी ऑफ़र आए। तो अगर आए तो समझ जाएं कि जो है ना ये आपको एक किस्म का मेल फंक्शन है। एक हमने जो पढ़ा था डाटा वाले चैप्टर में, कि इसको हम कहते हैं क्लिक चेकिंग, कि आप इस पर क्लिक करेंगे और बहुत से स्पाईवेयर जो हैं या वायरसेस आपके कंप्यूटर में आ जाएंगे। तो ऐसी एडवर्टीजमेंट क्लिक चेकिंग कहलाती है। फिर नंबर 11 में हमसे कह रहा है कि अ वेब ब्राउजर विल ट्रांसलेट द कोड्स इन अ वेब पेज इफ़ द एक्सटेंशन ऑफ द डॉक्यूमेंट इज़, कि एक वेब ब्राउज़र आपके जो कोड्स हैं उनको वेब पेज में रीड करेगा, कन्वर्ट कर देगा आपके डॉक्यूमेंट को, अगर आपने उस डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन क्या सेलेक्ट किया हो। तो इसका करेक्ट आंसर है HTML, के जब हम किसी भी टेक्स्ट एडिटर के ऊपर HTML के कोड्स टाइप करते हैं तो इन दी एंड हमें उस फाइल को जब सेव करा रहे होते हैं तो हमें सेव एस कराते वक्त उसका जो एक्सटेंशन होता है वो HTML लिखना होता है। अगर हम उसका जो है एक्सटेंशन HTML ना लिख के टेक्स्ट लिख देंगे तो टेक्स्ट लिखने से वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ही के तौर पे रीड होगी, उसको वेब ब्राउज़र रीड नहीं करेगा। वेब ब्राउज़र HTML डॉक्यूमेंट्स को रीड करता है। लास्ट हमसे बहुत ईजी पीजी पूछा है कि WWW का क्या मतलब है। तो भाई ये वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन नहीं है, ये वो WWF होती है। ये WWW जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब के लिए ये एक्रोनियम यूज़ किया जाता है। तो ये इजी पीजी से 12 ऑब्जेक्टिव्स करने के बाद हमने 12 मार्क्स तो सेव कर लिए हैं। तो इन ऑब्जेक्टिव्स हमने सीखा ये कि ये ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो सिर्फ बुक की एक्सरसाइज के पीछे जो हमने ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए थे ये वहाँ से नहीं आए हैं, बल्कि ये ओवरऑल बुक से कहीं से भी ये पूछे गए। तो अब आप इसके लिए ऑब्जेक्टिव्स की तैयारी करने के लिए आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक ये है, एक लेसन ये है कि आप हर चैप्टर की एक दफ़ा ज़रूर रीडिंग करेंगे, और जितनी भी कम से कम अगर मैंने जो हर चैप्टर की जो एक्सप्लेनेशन दी है उसे एग्ज़ाम से पहले एक दफ़ा एक्सप्लेनेशन को सुन के जाइएगा, ताकि आपके जो है पेपर में अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव इस किस्म का कंसेप्चुअल आता है तो आप उसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलेंगे जो कि है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का। तो जनाब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में हमारे पास 10 क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने आउट ऑफ द 15 और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ हम जो पेपर दे रहे हैं वो एक टेक्निकल साइंस का सब्जेक्ट है, तो उसमें ये नहीं होता कि हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं तो उसमें कोई लिमिटेड आपने कोई 3 लाइन का, 5 लाइन का, 4 लाइन का आंसर लिखना है। किसी भी साइंस के सब्जेक्ट में इस तरीके से मत सोचा करें। यहाँ पर हमें मार्किंग जो होती है वो कम होती है, तो उसका मतलब होता है कि यहाँ पे उन टॉपिक्स को पूछा जाएगा जिनकी एक्सप्लेनेशन भी कम होगी। लेकिन आप आंसर लिखते वक्त कभी ये मत सोचा करें कि हमें जो है ना बस लिमिटेड है कि भाई हम जो है 4 लाइन 5 लाइन या एक पेज से ऊपर का आंसर नहीं लिखेंगे। कुछ ऐसे टेक्निकल
टॉपिक्स होते हैं जिसके बारे में जो डेफिनेशन पूछेगा तो वो होगी छोटी सी, तो आपने जितना उसमें पूछा है बस उतना ही लिख दें। कुछ ऐसे होते हैं कि जिसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी 1-2 लाइनें ज़्यादा होती हैं, कुछ उसके साथ भी आपको टॉपिक्स एक्सप्लेन करने होते हैं। तो इसमें कभी भी हम लिटरेचर का पेपर नहीं दे रहे, हम साइंस का पेपर देते हैं। तो जितना पूछा जाए सिर्फ हमें उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये मार्क्स के हिसाब से ज़्यादा या कम हो रहा है। तो हमने तमाम जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स किए हैं वो इसी तरह से इसी तरतीब से किए हैं कि जो उसके एक्सप्लेनेशन के लिए ज़रूरी पॉइंट्स हैं उनको हमने कम से कम कंप्रेस फॉर्मेट में लिखा है। तो पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कहता है डिफाइन बस एंड एक्सप्लेन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बसेस, कि बस क्या होती है और कितनी टाइप्स होती हैं। अब चूँकि कंप्यूटर का पेपर दे रहे हैं तो भाई कंप्यूटर की बस को डिफाइन करेंगे। तो कंप्यूटर में जो बसेस होती हैं वो इलेक्ट्रिकल वायर्स को कहा जाता है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करने का काम करती हैं। और ये बसेस जो होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, कंट्रोल बस, डाटा बस और एड्रेस बस। अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है तो देखें मैंने इसकी डिटेल्स को कंप्रेस कर दिया है ताकि जो है ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन के एतबार से बात भी पूरी हो जाए हमारी और जो है मतलब भी समझ में आ जाए। तो आपने सबसे पहला ऐसा कह रहा है डिफाइन बस, बस की हेडिंग डाली और बस को डिफाइन कर दिया। और फिर उसके बाद कह रहा है टाइप्स ऑफ बसेस, तो 3 टाइप्स की बसेस थी, उनकी बिल्कुल छोटी छोटी डेफिनेशंस कि ये करती क्या है, बेसिक इनका फंक्शन क्या है, बस उसको डिफाइन कर दिया, डिटेल में उसकी नहीं गए। अच्छा, पेपर सॉल्व करते वक्त इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा करें। अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं कि जब आप क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो आप कौन सा क्वेश्चन नंबर अटैम्प्ट कर रहे हैं। जो बोर्ड में जो पेपर में जो क्वेश्चन लिखा है आपको एग्जैक्टली वही आंसर नंबर लिखना चाहिए। अब अगर उन्होंने ये क्वेश्चन नंबर उसको 2 लिखा है क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स को फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने कंसीडर किया है, तो उसको क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, तो जब आप आंसर लिखेंगे तो आप इसे अपना फर्स्ट आंसर नहीं लिखेंगे कि मैं फर्स्ट का आंसर लिख रहा हूँ। अगर आप सेम आंसर का नंबर डाल देंगे तो इससे जो होता है, जो चेकर होता है वो तो बहुत ही जल्दी जल्दी में चेक कर रहा होता है, तो वो कन्फ्यूजन से बच जाता है। और अक्सर कभी ऐसा ना हो कि वो गलती में कि भाई ये तो आंसर है ही नहीं सवाल का और वो क्रॉस ना कर दे आपका। तो आंसर नंबर हमेशा वही मेंशन करें जो कि आपके पास क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन का मेंशन है। फिर उसके बाद अपनी प्रेजेंटेशन पे बहुत फोकस किया करें। प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए। पेपर का मेकअप करके आपको उसको जो है ना पॉलर से तैयार करके नहीं निकालना कि आपने सारे कलर्स उस पर झोंक दिए, ठीक है ना, रेड पर्पल ब्राउन। तो आपने करना सिर्फ ये ब्लैक पेन का और ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है। डिसेंट रखें, हेडिंग्स की कैटेगरीज को हमेशा फॉलो करें। जैसे देखें आपको समझाने के लिए मैंने मेन हेडिंग है उसको डबल अंडरलाइन कर दिया, उसके बाद जितनी भी सब हेडिंग्स होंगी उनको सिंगल अंडरलाइन किया है, ठीक। तो इस तरह तरतीब से लिखेंगे, प्रेजेंटेशन अच्छी देंगे। तो देखें ज़्यादा अल्फाज मैटर नहीं करते, कि सफाई से आप उसको लिख रहे हैं ये ज़्यादा मैटर करता है। तो आंसर लिखते वक्त अगर एक आध लाइन भूल जाए खैर है, लेकिन ये कि अपनी सफाई पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा। इसी तरीके से खूबसूरत प्रेजेंटेशन के अंदर आपने आंसर्स को सॉल्व करना है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। वो कहता है डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक एरा इन हाउ मैनी जनरेशंस मॉडर्न एज कैन बी डिवाइडेड। तो जो हमारे पास कंप्यूटर की हमने डार्क एज, मिडिल एज और मॉडर्न एज पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर के अंदर, तो जो मॉडर्न एज थी उसको इलेक्ट्रॉनिक एरा का नाम भी दिया जाता है। तो हमसे पहले पूछा है कि इलेक्ट्रॉनिक एरा क्या थी, तो आपने बता दिया कि भाई जो भी एडवांसमेंट हुई थी इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, क्योंकि हमारे पास मिडिल एज तक तो सारे हैंड मूविंग या मैकेनिकल पार्ट्स हुआ करते थे, इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर मॉडर्न एज में इन्वेंट हुए थे। तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में एडवांसमेंट जब आई थी तो उस एज को हम इलेक्ट्रॉनिक एरा कहते हैं। और वहाँ जो कंप्यूटर थे वो चार्ल्स बेबेज के प्रिंसिपल इनपुट, स्टोरेज और आउटपुट पे काम किया करते थे। और फिर साथ साथ उसमें जो एडवांसमेंट बहुत तेज़ी से जो इलेक्ट्रॉनिक, जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुई तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली एडवांस होता चला गया। तो उस एडवांसमेंट को हम 5 जनरेशन्स के अंदर डिवाइड करते हैं, ठीक है भाई। अब इन्होंने जो कि सवाल पूछा है कि इन हाउ मैनी जनरेशन्स मॉडर्न एज कैन बी डिवाइडेड, तो इसके लिए आप कर ये सकते हैं सिंपली सा एक नेक्स्ट पेज पे जो है ना इस तरह से कॉलम्स के साथ एक चार्ट बना दें। इस तरह चार्ट बनाने से जो है ना आपका टाइम भी बचेगा और आपको जो है ना ये याद करने में भी ये चार्ट बड़ी हेल्प करेगा, ठीक है ना। देखिए आपने जनरेशन्स की हेडिंग डाल करके ना आपने ये 5 कॉलम्स बना दिया, आपने 6 कॉलम बनाइएगा, एक फीचर्स के नाम का और फिर बाकी जो है 5 जनरेशन्स। अब ये फीचर्स आपस में इस तरह से आप चार्ट को ज़रा गौर से देखें तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। वो ये कि फर्स्ट जनरेशन में आपको पता है वैक्यूम ट्यूब्स आई थी, तो वैक्यूम ट्यूब्स की वजह से जो है उनका जो साइज़ था वो बहुत ज़्यादा लार्ज था और स्पीड उनकी बहुत स्लो थी। तो हम ये छोटी छोटी डिटेल्स बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक एरा की डेफिनेशन छोटी सी है, फिर उसके बाद मॉडर्न एज के अंदर कितने डिवाइड किया था, ये सारी हमने खाली नाम लिख के छोड़ देते तो अच्छा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाता। हमें ये भी बताना चाहिए कि हर एज के अंदर आखिर ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी आई थी जिसकी वजह से वो नेक्स्ट स्टेज में शिफ्ट हुआ। तो हमने ये छोटा सा चार्ट इसीलिए बनाया है ताकि जो है कम से कम अल्फाज हों और हमारी जो है एक्सप्लेनेशन बड़ी अच्छी सी हो जाए।
तो फर्स्ट जनरेशन आपने बजाय इसके सेंटेंस लिखते आपने बस वैक्यूम ट्यूब लार्ज साइज स्लो स्पीड लिख दिया। फिर उसके बराबर में आपको पता है कंपोनेंट ट्रांजिस्टर था, साइज़ उससे जो है ज़रा छोटा था, वो बहुत ज़्यादा बड़े थे, ये छोटा था, और फिर 10 टाइम्स उसकी स्पीड फास्ट थी। इस तरह से आप जल्दी से चार्ट बना सकते हैं और जो है आपकी एक्सप्लेनेशन काफ़ी प्यारी लगेगी। फिर उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन अब ये देखें, ये कंट्रास्टिंग फीचर है कि यहाँ पिछले क्वेश्चन में आपको लगेगा कि थोड़ी सी डिटेल मैंने ज़्यादा लिख दी 3 मार्क्स के हिसाब से, तो भाई लिटरेचर का पेपर नहीं दे रहे हो, उसको आंसर को किलो में नहीं तोलते, इसको बस जितना पूछा जाए टेक्निकल डिटेल्स में लिखना। अब अगला क्वेश्चन है ही ऐसा, उसने सवाल जो पूछा उसका आंसर है ही इतनी सी लाइनों का, तो अब ये थोड़ी ना कि यार 3 नंबर के लिए इतनी सी लाइनें लिखी हैं। उसने देखो पूछा क्या क्वेश्चन 4 में, इन लिस्ट एनी 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट ऑन मदरबोर्ड। क्या आपने सिर्फ और सिर्फ 3 कंपोनेंट्स के नाम देने जो कि मदरबोर्ड पे प्रेजेंट होते हैं। अब मैंने तो ये ज़्यादा लिख दी हैं, वो ज़्यादा मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि आप इनको याद करके जाइएगा, क्या पता अगली दफ़ा वो 3 के बजाय 4 पूछ ले, 5 पूछ ले, तो कंपोनेंट्स आपको ज़्यादा पता होने चाहिए। फिर जो है आप अगर दिमाग में रहे तो आप एक एक लाइन में उनका फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे माइक्रो प्रोसेसर इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है भाई। पोर्ट्स यूज टू कनेक्ट द डिवाइसेस, बसेस आर द वायर्स ऑन द मदरबोर्ड। तो ये इस तरह से आप एक एक लाइन इनकी एक्सप्लेनेशन की भी लिख सकते हैं, ठीक है भाई। फिर आ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन जो उसने पूछा है हमसे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि ग्रुप्स के अंदर तमाम जॉब्स को, यानी कि जो भी उसको टास्क दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शंस, उनको ग्रुप्स में परफॉर्म करता है। और उसका काम करने का तरीका भी यही होता है कि भाई उसके अंदर सबसे पहले जो है एक बैच मॉनिटर होता है जो कि तमाम जो भी उसको इंस्ट्रक्शंस मिल रही होती हैं उनकी ग्रुपिंग करता रहता है, और एक एक करके ग्रुप को एक के पीछे एक सीक्वेंस उनकी क्रिएट करके प्रोसेसर से परफॉर्मेंस करवाता रहता है। तो इस तरह से टाइम बच जाता है, तो बड़ा एफिशिएंट होता है। तो ये छोटा सा सवाल था, इसकी वर्किंग और डेफिनेशन आपने डिफाइन कर दी। फिर अगला सवाल जो है वो है डिफाइन थीम्स ग्रुप। अभी कौन सी थीम्स की बात करें, देखिए हमने चैप्टर 3 में ऑफिस ऑटोमेशन पढ़ा था, और ऑफिस ऑटोमेशन के अंदर आपको इसी MS वर्ड के बारे में पढ़ाया गया था जिसके ऊपर मैंने ये डॉक्यूमेंट कंपोज करी है। तो वहाँ पर एक हमारे पास थीम्स का ग्रुप हुआ करता था, ठीक है। अब ये थीम्स का ग्रुप जो है वो सेटिंग फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ होता है। तो थीम्स का ग्रुप पाया कहाँ जाता है, आपको मालूम है कि जो आपकी पेज सेटिंग होती है, जो पेज लेआउट होता है, उस पेज लेआउट के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स बने होते हैं पेज को फॉर्मेट करने के। उसमें सबसे पहला जो आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है वो है थीम्स का ग्रुप। तो थीम्स करती क्या है, किसी भी डॉक्यूमेंट की ओवरऑल फॉर्मेटिंग को डिफाइन करती हैं, सेट करती हैं। इसकी मदद से आप एक ख़ास पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग का पैटर्न जो है कि वो किस मेन हेडिंग कौन से कलर की हो, फिर उसके बाद सब हेडिंग कौन से कलर की हो, या फॉन्ट कौन से साइज़ का हो, ठीक है ना, किस किस्म के इफेक्ट्स हो, तो ओवरऑल थीम आप यहाँ से सेलेक्ट करके किसी भी डॉक्यूमेंट पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर वो बार बार आपको हर पेज पे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है भाई। कलर्स भी और फॉन्ट्स भी आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये होता है काम थीम्स का। किसी भी थीम को सेट करने के लिए, यानी कि डॉक्यूमेंट की थीम्स कैसे सेलेक्ट करेंगे वो तो मैंने दिखा दिया कि भाई पेज लेआउट पे आ जाए, थीम्स के सेक्शन पे आप सेलेक्ट कर लें। तो उसके छोटे छोटे स्टेप्स हैं, वही स्टेप्स मैंने यहाँ पे भी लिख दिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा है कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स के बारे में आपने फ़र्क वाजे करना है, और कोई से 3, उन्होंने खुद ही कह दिया कि भाई 3 डिफाइन करने हैं ताकि हर डिफरेंस एक एक मार्क्स का काउंट होगा। मैंने ये ज़्यादा लिख दी हैं, वो फिर वही बात की इसीलिए क्योंकि सबको एक जैसे पॉइंट्स याद नहीं होते, तो आपको जो से 3 आसान लगे आप उन 3 पॉइंट्स को याद कर दीजिएगा। यही इसी तरीके से हमने जब आंसर सॉल्व किया था तो उसमें भी हमने यही सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किए थे। तो अब इन पॉइंट्स में से जो से भी 3 आपको आसानी से याद हो जाएं, आप अभी फ़िलहाल ज़्यादा याद करके जाइएगा, एटलीस्ट 5 याद करके जाइएगा, कि ताकि अगर कोई भूल जाए तो वहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। फिर उसके बाद हमारे पास 8 क्वेश्चन जो है वो कहता है हाउ कैन वी मेजर बिट रेट एंड बाउड रेट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो ये भी हमारे पास हम क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर चुके थे कि बिट रेट जो होता है हमारे पास वो डिफाइन करता है कि भाई कितने एक सेकंड के अंदर जो है बिट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जबकि बाउड रेट जो होता है वो बिट्स की बजाय सिग्नल्स को काउंट करता है कि एक सेकंड में कितने सिग्नल्स काउंट हो रहे हैं। और उनका एक फार्मूला भी था काउंट करने का, और ये फार्मूला आपने ज़रूर एंड में मेंशन करना है क्योंकि इसी की मदद से जो है आप इसको मेजर करते हैं। तो ये 2 इजी सवाल थे, ठीक है भाई। उसके बाद अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, अच्छा एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स के बारे में तो आप पहले ही जानते हैं कि भाई एनालॉग सिग्नल्स जो थे वो हमारे ऐसे सिग्नल्स थे जो कि कॉन्टीन्यूसली शिफ्ट होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, जबकि जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो बाइनरी सिग्नल्स होते हैं, 0 और 1 की फॉर्मेशन में होते हैं।
तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हर टॉपिक को हम चैप्टर में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो यहाँ मेरा फोकस जो है वो पेपर की डिटेल्स के ऊपर है कि आपने पेपर को किस तरह प्रेजेंट करना है, उन्हीं आंसर्स को, उन्हीं कंसेप्ट्स को जो एक्सप्लेन किया मैंने, आप उन्हें यहाँ किस तरह सफाई से दिखाएंगे पेपर में। अगला सवाल जो है हमारा वो कहता है डिफाइन एंटीवायरस, मेंशन कॉमनली यूज्ड एंटीवायरसेस। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होता है वो आपको पता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से आप जो है अपने कंप्यूटर से जितने भी मेलवेयर्स हैं, वायरसेस हैं, उन सबको रिमूव कर सकते हैं। और यही उसका बेसिक काम होता है कि आपके कंप्यूटर की डाटा की प्रोटेक्शन करना, करप्शन से उसको बचाना कि भाई उसको कोई मेलवेयर डिस्ट्रॉय ना कर सके, ठीक है, और वो आपका जो है मुख्तलिफ अटैक्स से सेफ रहे। तो कॉमनली हमारे पास जो मशहूर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल्स आ जाता है, एवीरा आ जाता है, ईसेट आ जाता है, वास्ट और एवीजी आ जाता है। तो ये सारे नाम हैं, आपको कॉमनली याद ही होंगे, इनमें से कोई से भी 3 के आप नाम लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ इथिकल हैकिंग। इथिकल हैकिंग जैसे मैंने कहा था कि ये वो हैकिंग होती है जो कि लीगल हैकिंग होती है। इसको पेन टेस्टिंग या पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी कहा जाता है। इसकी मदद से आप जा कर के चेक करते हैं कि भाई जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर है या जो भी उसकी जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर रिसोर्सेज है वो अटैक प्रूफ हैं कि नहीं है, यानी कि उसको कोई हैक कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो अगर उसमें हैकिंग के पॉसिबिलिटीज़ हैं, कहीं उसके अंदर सिक्योरिटी सही नहीं है, और तो वो सारे मेजर्स जो है वो हैकर चेक करके बताता है। तो इसको कहते हैं इथिकल हैकिंग। तो जो लोग इथिकल हैकिंग करते हैं उनको इथिकल हैकर्स या वाइट हैट हैकर्स भी कहा जाता है। उसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11, वो कहता है राइट डाउन द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो 5 होते हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं आपके पास टेबल। अगर टेबल ही नहीं होगा तो आप डाटा रिकॉर्ड किस में करेंगे। तो टेबल जो होता है वो रॉज एंड कॉलम्स की एक कलेक्शन को कहते हैं। उसमें जो कॉलम्स वाली साइड होती है, हर कॉलम को इंडिविजुअली तौर पे फील्ड कहा जाता है, और उस फील्ड के अंदर जो आप डाटा रिकॉर्ड करते हैं उसे हम रिकॉर्ड कहते हैं। यानी तमाम फील्ड्स के अंदर हॉरिजॉन्टली जो डाटा रिकॉर्ड हुआ होता है किसी खास टॉपिक से रिलेटेड, उसको हम सिंगल रिकॉर्ड कहते हैं। जब हम किसी भी फील्ड के अंदर डाटा को सेव कर रहे होते हैं, रिकॉर्ड्स में एंट्री कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हमें एक डाटा टाइप को भी डिफाइन करना ज़रूरी होता है कि डाटा किस फॉर्मेट में होगा, वो नंबर्स होंगे, स्ट्रिंग होगा या कैरेक्टर्स होंगे। तो ये चीज़ें डाटा टाइप्स कहलाती हैं। इसी तरह से हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक और 5वां जो हिस्सा इंपॉर्टेंट होता है वो कहलाते हैं व्यूज़। व्यूज़ का मतलब होता है कि आप किस तरीके से अपने टेबल के अंदर स्टोर्ड डाटा को व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उसकी मदद से आप मुख्तलिफ जो है स्कीम्स जो है बना सकते हैं, मतलब जो है क्यूरीज क्रिएट कर सकते हैं, डाटा की सॉर्टिंग वगैरह। तो ये देखने का काम जो है और डिज़ाइनिंग का काम जो है वो आप व्यू की मदद से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, वो कहता है राइट डाउन स्टेप्स टू डिज़ाइन ईआर मॉडल। ईआर मॉडल का मतलब होता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, और ये जो है किसी भी डाटाबेस के अंदर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में मुख्तलिफ टेबल्स के दरमियान लिंक्स को और रिलेशनशिप्स को शो करता है। तो ईआर मॉडल बनाने के जो स्टेप्स होते हैं बड़े सिंपल होते हैं। सबसे पहले आपको अपनी डाटाबेस के अंदर टेबल्स को डिफाइन करना होता है कि कितनी आप टेबल्स या एंटिटीज़ बनाएंगे। एंटिटी टेबल का ही दूसरा नाम होता है। फिर हर टेबल के अंदर जो आप कॉलम्स या जो फील्ड्स रखते हैं उनको हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। तो पहले बैठ करके हमने जो है सोचना होता है कि हम जो भी जिस पर्पज़ की डाटाबेस बना रहे हैं तो उसमें हमारी जो मालूमात होगी वो कितने टेबल्स के अंदर हमें अलग इंडिविजुअली रिकॉर्ड करनी है, और हर टेबल के अंदर हमने कौन कौन से फील्ड्स को, एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करना है। उसके बाद फिर हम जो है एक रिलेशनशिप बनाते हैं कि मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन का जो टेबल्स के दरमियान है उसके आपस में जो रब्त है उस ताल्लुक़ को हम रिलेशनशिप की मदद से कि ये डाटा यहाँ यहाँ रिक्वायर्ड होगा, तो उसकी डुप्लीकेसी क्रिएट ना हो, तो हम उसको डुप्लीकेट करने के बजाय एक जगह से दूसरी जगह लिंक कर देते हैं ताकि हर जगह हमें बार बार इन्फॉर्मेशन इंटर करनी ना पड़े, और अगर हम एक जगह मॉडिफाई करें तो सब जगह मॉडिफाई हो जाए। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं। फिर उसके बाद जो फर्स्ट हमारी जो की होती है वो प्राइमरी की होती है कि जिस भी इंफॉर्मेशन को जिसको लिंक करना होता है उसको एक टेबल में उसको बेस बनाते हैं कि भाई ये इन्फॉर्मेशन है जो आगे दूसरे टेबल्स में लिंक की जाएगी। तो उसको सबसे पहले प्राइमरी की असाइन करते हैं, फिर दूसरे टेबल में वही इन्फॉर्मेशन जहाँ जहाँ रिपीट हो रही होती है उसको वहाँ से उठा के उन टेबल्स के साथ कनेक्शन कर देते हैं, तो वो वहाँ जाके फॉरेन की बनती है और उसका रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है। यही चीज़ हमने एक छोटी सी एग्जाम्पल की मदद से आपको समझा दी कि भाई देखें, दो आपने टेबल ले लिए, डेटाबेस हम बना रहे हैं कॉलेज स्टूडेंट्स की, कि मुख्तलिफ कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को हमने रिकॉर्ड करना है। तो उनके लिए हमने एक टेबल बनाया है स्टूडेंट्स रिलेटेड कि भाई स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन होगी, उसमें स्टूडेंट आईडी, नेम और एड्रेस होगा। दूसरे टेबल में
कॉलेज की इन्फॉर्मेशन, कॉलेज आईडी, स्टूडेंट आईडी और कॉलेज नेम। और फिर उसके बाद दोनों के दरमियान हम रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। और ये क्रिएट कैसे होगा कि स्टूडेंट आईडी यहाँ स्टूडेंट के टेबल में भी है, ये यहाँ इसको प्राइमरी की असाइन करूँगा, और फिर कॉलेज के टेबल के अंदर भी ये स्टूडेंट आईडी रिपीट हो रही है, तो मैं यहाँ से इसको उठा करके यहाँ इसको प्राइमरी फॉरेन की बना के लिंक क्रिएट कर दूंगा। तो अगर मैं कभी किसी स्टूडेंट की आईडी यहाँ चेंज करूँगा तो अल्टीमेटली यहाँ पर भी खुद ब खुद ही चेंज हो जाएगी। उसके बाद 13 क्वेश्चन कहता है डिफाइन द फॉलोइंग HTML टैग्स, फॉन्ट, इमेज और सेंटर। अच्छा, जो मॉडल पेपर बोर्ड से इशू हुआ है उस मॉडल पेपर के अंदर यहाँ इन्होंने फॉन्ट के बाद PNG लिखा हुआ है, तो वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई, क्योंकि PNG जो है वो इमेज के फॉर्मेट का नाम होता है, PNG नाम का कोई HTML टैग नहीं होता। तो ये इमेज टैग के लिए उन्होंने PNG का वर्ड यूज़ किया है, जबकि टैग की असल स्पेलिंग जो होती है, वो जो सिंटैक्स है वो IMG है। तो फॉन्ट टैग क्यों यूज़ होता है? फॉन्ट टैग की मदद से आप किसी भी, ये जो कुछ भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है डॉक्यूमेंट में, ये जिस स्टाइल में नज़र आ रहा है इसको फॉन्ट्स कहते हैं। फॉन्ट टैग्स के अंदर आप फर्दर और भी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, जैसे फॉन्ट का साइज़ डिफाइन कर सकते हैं, कलर डिफाइन कर सकते हैं। तो किसी भी टैग के अंदर जो फर्दर मॉडिफिकेशन की जाती है वो उसके एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। तो फॉन्ट टैग के अंदर साइज़ और कलर जो है या जो स्टाइल है वो उसके एट्रीब्यूट्स हैं। इसी तरीके से इमेज इंसर्ट कराने के लिए हम IMG यानी इमेज टैग यूज़ करते हैं। इमेज टैग के अंदर भी फर्दर मॉडिफिकेशन के लिए हमारे पास टोटल 5 एट्रीब्यूट्स होते हैं। मैंने 2 एट्रीब्यूट्स को हाईलाइट किया है कि अगर आपके पास टाइम ना हो ज़्यादा तो आप इसका आंसर लिखते वक्त कम से कम इमेज टैग के ये 2 कंपलसरी एट्रीब्यूट्स को ज़रूर डिफाइन करिएगा। बाकी जो हाईलाइट नहीं किए हैं ये ऑप्शनल टैग्स कहलाते हैं या ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स होते हैं, इनको डिफाइन ना भी करें तब भी इमेज आपका इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर टाइम हो तो आप इसको लिख दीजिएगा, नहीं हो तो आप सिर्फ कम से कम हाईलाइटेड ये 2 लिखना लाजमी होता है, क्योंकि ये कंपलसरी टैग्स हैं, इनके बगैर, इन एट्रीब्यूट्स के बगैर इमेज टैग इंसर्ट नहीं होगा। फिर आखिरी टैग जो है वो हमारे पास सेंटर टैग है। सेंटर टैग हमारे पास टेक्स्ट की अलाइनमेंट को सेंट्रली डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है, तो इसकी मदद से आप जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको सेंट्रलाइज कर सकते हैं। उसके बाद 14 क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ हमें जो है मुख्तलिफ एक्रोनियम्स दिए हुए हैं, इनकी फुल फॉर्म हमें एक्सप्लेन करनी है। जैसे ISDN है, इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ये एक ऐसा डिजिटल फ़ोन कनेक्शन होता है जिसके अंदर टेलीफोन ही वायर के ऊपर आप वीडियो डाटा, वॉइस डाटा भी आप सेंड कर सकते हैं। इसी तरह GPS ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम को कहते हैं। हम सबके मोबाइल में GPS होता है, जिसकी वजह से हम मुख्तलिफ जगहों पर अपनी लोकेशंस को मैप पे देख सकते हैं। तो किसी भी इंसान के किसी ऑब्जेक्ट की रियल टाइम लोकेशन को GPS की मदद से शो किया जा सकता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है। जो लास्ट है DSL का मतलब होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये एक ऐसी लाइन होती है जिसकी मदद से आप अपना एनालॉग के साथ साथ डिजिटल डाटा भी इसके ऊपर सेंड कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो टेलीफोन लाइंस होती हैं वो सिर्फ एनालॉग सिग्नल को कैरी करने के लिए होती थी, पर अब आप उनकी मदद से डिजिटल सिग्नल्स को भी सेंड कर सकते हैं। फिर सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस में, क्वेश्चन 15 कहता है इनलिस्ट कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम एंड डिफाइन एनी टू, कि जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम के जो हिस्से होते हैं उनको सिर्फ लिस्ट करना है यानी नाम लिखना है, और उसके बाद उनमें से किसी भी 2 की एक्सप्लेनेशन देनी है। तो हमें पता है, हमने एक्सप्लेन किया था कि 5 हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम के। एक तो सबसे पहले मैसेज या डाटा, फिर डाटा भेजने वाला सेंडर, फिर जिस जरिए से भेज रहा है वो मीडियम, फिर उस मीडियम के बाद रिसीवर तक पहुंचने से पहले डाटा सॉफ्टवेयर्स की मदद से, जिनको प्रोटोकॉल्स भी कहते हैं, डाटा सेंड या रिसीव किया जाता है। तो ये 5 एलिमेंट्स हैं। मैंने नीचे 5 को एक्सप्लेन कर दिया है, पर आपको जो है इनमें से कोई से भी 2 पेपर में जैसे पूछा गया कोई भी डिफाइंड एनी 2, तो कोई से भी 2 जो आपको अच्छे लगते हो या आसानी से याद हो जाए उनको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अच्छा, मैंने इसके लास्ट में एग्जाम्पल लिखी है, एग्जाम्पल ऑफ ऑनलाइन क्लासेस की, ये ज़रूर लिखिएगा। एक्सप्लेनेशन आप किसी भी 2 एलिमेंट्स की कर दें, लेकिन ये एग्जाम्पल लिखेंगे ना तो बात का मतलब पूरा कंप्लीट हो जाएगा कि 5 एलिमेंट्स काम किस तरह से करते हैं। इसी तरह अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है डिफाइन कंप्यूटर नेटवर्क। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हमारे। तो ये जो हमारे पास है ये कहता है कि भाई कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इसको डिफ़ाइन कीजिए। हमें पता है कि मुख्तलिफ कंप्यूटर्स और कंप्यूटर के अलावा जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनको अगर हम आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं नेटवर्क। तो सिंपली नेटवर्क जो होता है वो एक इंटीग्रेशन होती है एक मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की, जिसमें कंप्यूटर और कंप्यूटर के मुख्तलिफ पेरिफेरल कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जैसे फैक्स मशीन, प्रिंटर वगैरह। और इन सब चीज़ों को आपस में डिवाइसेस को इंटरकनेक्ट करने को ही नेटवर्किंग कहा जाता है। नेटवर्क 3 तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है, इनकी 3 टाइप्स होती हैं सिंपली।
बेस्ड ऑन जोग्राफिकल एरिया। अगर छोटे से एरिया पे जैसे आपकी कंप्यूटर लैब जो होती है उसमें सारे कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो ऐसे छोटे नेटवर्क को जो किसी एक बिल्डिंग या एक ऑफिस की हद तक महदूद हो, हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इंटरकनेक्शन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का एक बड़े जोग्राफिकल एरिया में हो, जैसे कि एक शहर के बराबर साइज़ हो या एक दो शहर आपस में इंटरकनेक्टेड हो, इतने लार्ज स्केल पर हो, तो उसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। और अगर हमारे पास जोग्राफिकल एरिया इससे भी ज़्यादा एक्सपेंड हो जाए, यानी कि पूरे कंट्री लेवल पर या 2-3 कंट्रीज़ का आपस में मुश्तरका नेटवर्क हो, तो फिर ऐसे नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। तो इंटरनेट जो हम यूज़ करते हैं, इंटरनेट का मतलब भी इंटरनेशनल नेटवर्क होता है, तो वो भी वाइड एरिया नेटवर्क की एक मिसाल है। बस उसमें एरिया इतना वाइड है कि पूरी दुनिया उसमें कवर हो जाती है। तो इस तरह से हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब इंशाल्लाह ताला अब हम चलते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है वो है डिस्कस ऑल द फीचर्स ऑफ जनरेशंस विद द हेल्प ऑफ अ जनरेशन टेबल। तो आपने एक जनरेशन टेबल ड्रॉ करना है जिसकी मदद से पांचों जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक एरा की जो जनरेशंस थी उनको आपने डिफाइन करना है। जनरेशन टेबल बनाने का एक बड़ा अच्छा आसान तरीका है। मैंने ये पेज ब्लैंक इसलिए छोड़ दिया क्योंकि यहाँ सारे बॉक्सेस कंप्लीट नहीं आते टेबल के, तो मैं आपको टेबल एक ही पेज पे जो है दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, अब आप इसी तरीके से टेबल आप तो पेपर में कैसे आप बनाएंगे, इतनी स्मार्ट वे में राइटिंग करना हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है। ये तो कंप्यूटर में तो हम एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे फीचर से। तो जब पेपर में अगर आप सवाल अटैम्प्ट करें जनरेशन टेबल्स का, तो उसके लिए करिएगा ये कि आपने दोनों पेजेस यानी कि लेफ्ट राइट आपके पास ब्लैंक ओपन हो, और अगर फर्स्ट पेज आपके पास आ रहा है तो आप उस पेज को जो है ना सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिख के हेडिंग डाल करके छोड़ दीजिए। और उसके बाद लेफ्ट एंड राइट दोनों पेजेस के ऊपर आपने ये टेबल को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि शुरू के 3 कॉलम्स आप एक फर्स्ट पेज पे बनाएं और बाकी 3 कॉलम्स आप नेक्स्ट पेजेस पे बना लें। तो इस तरीके से आप बड़े एक पेज पे 3 कॉलम्स खूबसूरती से बना सकते हैं, आपकी राइटिंग भी ख़राब नहीं होगी और ये आपको बनाने में आसानी रहेगी। चार्ट की सूरत में अगर हम इस सवाल के आंसर को याद भी करेंगे तो हमें इसे याद करने में भी बड़ी आसानी रहेगी, क्योंकि कंपैरेटिव एनालिसिस हर जनरेशन का यहाँ पे शो हो रहा है, तो आप इसको आसानी से याद भी कर सकते हैं। तो जनरेशन्स के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, एक रफली था, थोड़ा सा यहाँ पे भी इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स थे, जिसकी वजह से उनका साइज़ जो था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स का काफ़ी बड़ा था। जितने बड़े थे इतनी ही स्पीड उनकी जो है स्लो थी, और उनके अंदर के जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे, जो भी डिवाइसेस उसमें यूज़ होती थी, मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम और जो है मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था उसको प्रोग्राम करने के लिए। उसके बाद सेकेंड जनरेशन में थोड़े से एफिशिएंट आए, उनमें ट्रांजिस्टर यूज़ होता था, साइज़ उनका फर्स्ट जनरेशन से स्मॉल था, स्पीड उनकी उससे तेज़ थी, और उनके अंदर रैम एंड रोम के मेन मेमोरी कंसेप्ट भी थे। लेकिन अभी भी स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी। लैंग्वेज में इंप्रूवमेंट आया था, सिंबॉलिक लैंग्वेज यूज़ करते थे। फिर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स और ज़्यादा स्मार्ट थे कि वो यूज़ करते थे इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जो कि मुख्तलिफ ट्रांजिस्टर्स को भी एक कॉकरोच के साइज़ की चिप में इंटीग्रेट करके बने थे। उनकी मदद से साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल हो गया था। अब कंप्यूटर जो है किसी रूम के बजाय सिर्फ एक टेबल पे सेट हो जाता था। इसी तरह से उसकी स्पीड भी फास्ट थी, उसके अंदर ज़्यादा एफिशिएंट रैम एंड रोम्स हुआ करती थी, फ्लॉपी डिस्क का कंसेप्ट डेवलप हो गया था, और सेकेंडरी स्टोरेज हमारे पास पहले के मुकाबले में काफ़ी बेहतर थी। इसी तरीके से अब हम हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते थे, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में जिस तरह हमारी कॉमन लैंग्वेज है, हम प्रोग्राम के कोड्स लिख सकते थे। फिर फोर्थ जनरेशन में हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आती है कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स की मदद से एक और छोटी सी चिप बनती है जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर्स इन्वेंट होने की वजह से कंप्यूटर का साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाता है। वो बहुत ही स्मार्ट डेस्कटॉप या लैपटॉप्स की सूरत में अवेलेबल होते हैं। फास्ट ये पिछली तमाम जनरेशन से बहुत ज़्यादा होते हैं। इनकी मेन मेमोरी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और इनकी जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसका भी साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। और यहाँ पर हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो पहले के मुकाबले में ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं। फिफ्थ जनरेशन जो आज की मौजूदा जनरेशन है उसके अंदर अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास अब कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी जो है वो कितनी ज़्यादा एफिशिएंट होती चली जा रही है, स्मार्ट होती चली जा रही है। अब हम मॉलिक्यूलर नैनो टेक्नोलॉजी से छोटी छोटी यानी कि आपके ब्लड सेल साइज़ की जो हैं हम कंप्यूटिंग डिवाइसेस इन्वेंट कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, और हमारे पास कंप्यूटर का साइज़ जो होता है वह बहुत ही ज़्यादा ना होने के बराबर हो गया है। और इन टेक्नोलॉजीज़ की मदद से हमारी कैलकुलेशन और कंप्यूटिंग का इस्तेमाल अब मुख्तलिफ़ फील्ड्स के अंदर होता है जो पहले पॉसिबल ही नहीं था। और अब तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप कर रहे हैं ताकि बहुत सारे काम जो है मशीन इंसानों के ओवरटेक कर ले, खुद ही बखुद ही ऑटोमेटिकली परफॉर्म करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कहता है कि डिफाइन इंटरफेस एंड हाउ मेनी इंटरफेसेस आर देयर। इंटरफेसेस का जिक्र हमने कंप्यूटर के
सेकंड चैप्टर में जब ऑपरेटिंग सिस्टम का जिक्र किया था वहाँ पे किया था। तो एक इंटरफेस का मतलब होता है एक डिस्प्ले। जैसे कि हम इस वक्त कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं ना, तो हमें कंप्यूटर की जो सारी चीज़ें हैं वो सब नज़र आ रही हैं। तो ऐसे डिस्प्ले जिसमें हमारे पास हम ग्राफिकली किसी भी चीज़ को देख करके सेलेक्ट कर सकते हैं मुख्तलिफ आइकन्स की सूरत में, तो वो जो इंटरफेस होती है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहलाती है। इससे पहले हमारे पास एक इंटरफेस हुआ करती थी जो कि कमांड प्रॉम्प्ट या कमांड लाइन इंटरफेस कहलाती थी। तो वो इंटरफेस जो होती थी तो वो हमारे पास बहुत ही स्लो इंटरफेस हुआ करती थी। तो इस तरह से जब हमारे पास पहले दौर में जो है ना कंप्यूटर की इंटरफेस होती थी कि इसके ऊपर हमें कमांड्स टाइप करनी होती थी और कमांड्स टाइप करके जो है हम कंप्यूटर से कोई भी काम एग्जीक्यूट करवा सकते थे। तो ये जो दौर था हमारे पास इस किस्म की कोई इंटरफेस जो कहलाती है वो कमांड लाइन इंटरफेस कहलाती है। और बाकी इंटरफेस जिसमें हमारे पास कोई सिंटैक्स टाइप नहीं करने पड़ते, डायरेक्टली हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि मुख्तलिफ ऑप्शंस को अगर कोई भी चीज़ हमें करनी हो तो इन सारे ऑप्शंस की मदद से जो हम करते हैं ये GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहलाती है। इसी तरीके से अब मैंने इन सब के एडवांटेजेस और जो है साथ में एक्सप्लेन कर दिए, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो हमें इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ एक दो लाइन की डेफिनेशंस नहीं देनी, बल्कि साथ में थोड़े से फीचर्स और एडवांटेजेस भी एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे पुरानी जो हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस थी वो थी तो बहुत अच्छी एफिशिएंट, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये थी कि कोई जो बिगिनर्स है ना वो यूज़ नहीं कर सकते थे। सिर्फ वही बंदा यूज़ कर सकता है जिसको कमांड्स या तो हिफ्ज़ हो, ठीक है भैया, जिसको कंप्यूटर की कोडिंग वगैरह आती हो वही टाइप करके उसको यूज़ कर सकता था, हर कोई यूज़ नहीं कर सकता था। आज की इंटरफेस ये बहुत ज़्यादा एडवांस है कि बच्चा भी जिसको कंप्यूटर आता हो नहीं हो उसको बस दे दो, वो थोड़े दिनों में खुद ही सीख जाता है कि कौन सा बटन क्या करता है। अब अगला जो हमारे पास सवाल है वो है डिफाइन टोपोलॉजी एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। तो टोपोलॉजी क्या होती है? टोपोलॉजी जो होती है एक नेटवर्क टर्मिनोलॉजी है, जिसका मतलब होता है कि जो जितनी भी नेटवर्किंग के अंदर कंप्यूटर और पेरिफेरल डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं तो वो जिस डिज़ाइन या जिस तरीके से कनेक्ट होते हैं उसको हम टोपोलॉजी कहते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। पहली कहलाती है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी के अंदर तमाम कंप्यूटर्स को जो है एक सिंगल केबल के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी के अंदर हमारे पास बहुत कम खर्च के अंदर एक नेटवर्क क्रिएट हो जाता है, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये होता है कि अगर हमारे पास मेन केबल में कहीं पे भी फॉल्ट आ जाए, कोई एक कंप्यूटर टर्मिनल जो है मेल फंक्शन कर जाए तो उससे पूरा नेटवर्क जो होता है वो डाउन हो जाता है। इसी तरीके से हमारे पास एक रिंग टोपोलॉजी होती है जिसके अंदर एक सर्कुलर वे में कंप्यूटर्स को इंटरकनेक्ट किया जाता है। काम ये भी बिल्कुल बस की तरह ही करती है, बस इसमें ये होता है कि एक सर्कुलर रिंग पैटर्न होता है और जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक से दूसरे कंप्यूटर तक जो है सेंड की जाती है, फिर वो आगे सर्किल में घूमती रहती है। ये भी बहुत आसानी से बिना किसी ज़्यादा कॉस्ट के कम खर्च के साथ ये नेटवर्क क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ भी वो प्रॉब्लम होती है कि अगर मेन लाइन केबल में कहीं फंक्शन कोई मेल फंक्शन हो जाए, वो ब्रेक हो जाए तो आपकी पूरे नेटवर्क जो होता है वो डाउन हो जाता है। और अगर कोई एक टर्मिनल जो कि कनेक्शन रिंग कनेक्शन में मौजूद है अगर वो ऑपरेशन ना कर रहा हो तो उससे आपकी जो नेटवर्क कनेक्टिविटी होती है वो भी फेल हो जाती है। उस कंप्यूटर से आगे के जो टर्मिनल्स होते हैं उन तक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं होता। इसके मुकाबले में तीसरी जो टोपोलॉजी है जिसको स्टार टोपोलॉजी कहते हैं, ये सबसे एफिशिएंट होती है। स्टार टोपोलॉजी के अंदर हमारे पास जितने भी जो डिवाइसेस होते हैं वो इंडिविजुअली एक सेंट्रल हब या स्विच से कनेक्टेड होते हैं और सब की अलग अलग वायरिंग हुई भी होती है, और जो भी नेटवर्क पे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा होता है वो पहले सेंट्रल हब से हो करके गुजरता है। तो जिसके नतीजे में होता है ये कि अगर एक कंप्यूटर का लिंक डाउन होता है तो उससे बाकियों की जो कम्युनिकेशन होती है वो कम्युनिकेशन और डाटा एक्सचेंज पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सबसे एफिशिएंट जो है नेटवर्किंग टोपोलॉजी होती है, लेकिन इसको क्रिएट करने में सेटअप करने में कॉस्ट ज़्यादा आती है, स्विच अलग से ख़रीदना पड़ता है और फिर जो है सारे उसमें वायरिंग का और डिवाइसेस का खर्चा नेटवर्किंग का थोड़ा ज़्यादा होता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है डिफाइन रेफरेंशियल कीज एंड ऑल्सो मेंशन देयर टाइप्स। जिस तरह भी हमने लास्ट क्वेश्चन में आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और किस तरह से एक ER मॉडल क्रिएट किया जाता है उसको बताया था, तो ER मॉडल क्रिएट करते हैं कीज़ की मदद से जिनको रेफरेंशियल कीज़ कहते हैं। इसी रेफरेंसिंग टेक्निक की वजह से इन डेटाबेसेस को RDBMS भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो किसी भी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हमारे पास बेसिकली 2 कीज़ होती हैं, एक की कहलाती है प्राइमरी की और दूसरी कहलाती है फॉरेन की। तो हम सबसे पहले अपने किसी भी टेबल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन जिसको हमें दूसरे टेबल्स के साथ लिंक करना होता है तो पहले उसे किसी एक टेबल के अंदर उसे प्राइमरी की असाइन की जाती है, ताकि वो इन्फॉर्मेशन जो है उसके तमाम यूनिक रिकॉर्ड्स को बिना किसी डाटा ओवरले के स्टोर किया जा सके, फिर उस बात को बार बार रिकॉर्ड ना करना पड़े और उस इन्फॉर्मेशन की जिन जिन टेबल्स में दोबारा ज़रूरत होती है
तो वहाँ उसकी इन्फॉर्मेशन का एक लिंक क्रिएट कर दिया जाता है कि यानी वहाँ पर फील्ड बनाते हैं सेम उसी तरीके से, और इस टेबल की प्राइमरी की को वहाँ उठा करके उस टेबल की फील्ड की हेडिंग से के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि यहाँ का डाटा वहाँ पर भी डिस्प्ले हो जाए। तो ये प्राइमरी की अपने ओरिजिनल टेबल के अंदर प्राइमरी की कहलाती है, लेकिन दूसरे टेबल से जब हम उसको लिंक करते हैं तो उस टेबल में इस लिंक को फॉरेन की कहते हैं। तो इस तरीके से आप प्राइमरी और फॉरेन की के कनेक्शन से डेटाबेस को लिंक कर सकते हैं। अब लिंक का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप प्राइमरी की वाले टेबल में उस इन्फॉर्मेशन को अगर चेंज करेंगे तो बाकी तमाम टेबल्स जिनका उस वैल्यू के ऊपर इन्हिसार है, यानी जो उससे ताल्लुक़ रखते हैं, उन सब में जाकर के आपको वैल्यू चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वहाँ पे अपडेट हो जाएगी। इसके बाद अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चंस में, वो कहता है एक्सप्लेन साइबर बुलिंग विद एग्जाम्पल्स। बुलिंग का मतलब होता है तंग करना, किसी को परेशान करना। तो स्कूल के अंदर बच्चे शरारतें करते हैं और अक्सर जो है किसी वो शरारतें जो है कुछ ऐसी होती हैं कि कोई इंसान जो है कुछ ज़्यादा ही हर्ट हो जाता है। तो बिल्कुल यही सारे शरारतें और तंग करने वाले काम जब आप जो है मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की मदद से और आज की इन्फॉर्मेशन एज में सोशल मीडिया की मदद से करते हैं तो ये साइबर बुलिंग कहलाती है। अच्छी बात नहीं है किसी को तंग या परेशान करना, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो उससे जो है आप साइबर बुलिंग का इर्तिकाब करेंगे और साथ साथ ये जो है काबिल पनिश भी है कि अगर आपने किसी को ज़्यादा हर्ट किया है या कोई इलीगली आपने किसी के ख़िलाफ़ कोई साइबर बुलिंग करके किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है तो ये अब बाकायदा तौर पर कानूनी तौर पर काबिल सज़ा जुर्म है। तो इससे बचना चाहिए, बुरी चीज़ है ये। और हमने इसकी डेफिनेशन भी आप एक्सप्लेन कर दिया और साथ में एग्जाम्पल भी दे दिए हैं। तो इस तरह से हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सारे कंप्लीट हो चुके हैं, मॉडल पेपर की टोटल एक्सप्लेनेशन हो गई है। आखिर में आपको ये बात दोहराता चलूँ कि ये मॉडल पेपर इस साल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझ लें आपका गेस्ट पेपर है, बोर्ड ऑफिस ने बनाया है तो कुछ सोच के बनाया है। दूसरा, हमने अभी इसको जब सॉल्व किया तो हमें सीखने को ये भी मिला है कि हमारे पास मुख्तलिफ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बुक की एक्सरसाइजेज से नहीं है, बल्कि वो बुक की एक्सप्लेनेशन में जो टॉपिक्स हैं उनसे आए हैं। तो आगे के तमाम स्टूडेंट्स के लिए यही मशवरा है कि जब भी कंप्यूटर की बुक आप स्टडी करें, पढ़ें, किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ें, तो कोशिश ये सिर्फ नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ जो क्वेश्चंस आंसर हैं बस उसी को समझना है या उसी को रट्टा मार के बस जान छुड़ा ली। आप कंसेप्चुअली समझ के पढ़ें। हमने पूरी कोशिश की है कि तमाम चैप्टर्स की जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब की एक्सप्लेनेशन आपको दी है कि आपको बेस्ट वे में अंडरस्टैंडिंग क्लियर करें आपकी। तो पेपर से पहले, पेपर से बिल्कुल जब वक्त करीब आए तो एक दफ़ा आप तमाम के तमाम चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन ज़रूर सुन के जाइएगा, क्योंकि वो आपको ऑब्जेक्टिव्स में और अगर कोई क्वेश्चन आउट ऑफ द एक्सरसाइज आता है तो उसको सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगी। बाकी इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में आपको कंप्यूटर के जो प्रैक्टिकल्स हैं उसके से रिलेटेड वीडियो बना के टोटल एक्सप्लेनेशन देंगे। थैंक यू।